All right, so today we are going to start with question number 19th. So this is going to be the last session of this particular module. Question 19th. In an LR circuit, the inductive reactance is equal to resistance R of the circuit and EMF E equal to E0 cos omega t applied to the circuit. The power consumed in the circuit is. तो आपको बोला है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर। ओके, और आपको ई का फॉर्म दिया है ई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी, और आपको पूछा है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड। इफ यू रिमेंबर, पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला था वी आर एम एस मतलब ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, where phi is the phase difference between current and voltage. Okay, so you already remember ERMS is E0 by root 2, ERMS होता है पीक वैल्यू बाय रूट टू, IRMS होता है I0 by root 2। और अगर आपको याद होगा, हमने पिछले एग्जांपल्स में इम्पेडेंस ट्रायंगल से cos phi की वैल्यू R by Z लिखी थी। जिनको याद नहीं उनके लिए ये है R। ओके, एंड हियर यू हैड E मतलब IZ मतलब Z, और ये जो था आपका, ये आपका था XL, XL माइनस XC। अगर XL XC दोनों है, ओनली XL इफ देयर इज नो XC, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में कैपेसिटेंस नहीं है, सिंस सर्किट डजंट हैव कैपेसिटेंस, मतलब वी हैव ओनली XL, तो ये है फाई। तो cos फाई आपको पता है, cos फाई आता है R बाई Z एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos फाई आपको मिलेगा R बाय Z, सो दिस इज R बाय Z। इम्पेडेंस ट्रायंगल पता होना चाहिए। इफ यू डू नॉट रिमेंबर, प्लीज रिवाइज वंस फॉर योरसेल्फ। तो ये आपको मिल गया ए जीरो आई जीरो रूट टू, तो ये आपके होता जाएगा ए जीरो आई जीरो रूट टू इज टू। और आपको बोला है कि आर एंड एक्स एल आर इक्वल। ओके, सो वेल विल लुक इनटू दैट थिंग। तो पहले तो इतना लिख लेते हैं। ओके, अब अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो व्हाट डू यू नोटिस इज, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यू सी कि ई जीरो और आर के टर्म्स में ही है, मतलब वी डोंट वांट जेड एंड ऑल्सो वी डोंट वांट आई जीरो। तो आई जीरो विल बी इक्वल टू ई जीरो बाय जेड, है ना। आई जीरो इक्वल टू ई जीरो बाय जेड, क्योंकि ई इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू ई बाय जेड होता है, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर पावर मिल जाएगा ई जीरो बाय टू, ई जीरो बाय जेड, आई जीरो की जगह पे आर बाय जेड। तो सिर्फ हमने आई जीरो के जगह पे ए जीरो बाय जेड सब्स्टिट्यूट किया है। देयरफॉर यू हैव पी इज इक्वल टू ए जीरो स्क्वायर अपॉन टू जेड स्क्वायर आर। ओके, यहाँ तक तो आ गया, मतलब मोर और लेस हम उसके पास जा रहे हैं जो रिक्वायर्ड हमारा सॉल्यूशन है। वेल बाय द वे, हमको पता है एक्सएल इक्वल टू आर है, और हमको पता है जेड क्या आता है। जेड आता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर व्हेन देयर इज नो एक्स सी। तो जेड स्क्वायर आपके पास आता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, बट एक्स एल और आर तो इक्वल है, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर आपके पास आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यू विल हैव z square as टू टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ई जीरो स्क्वायर आर अपॉन टू, टू टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि जेड स्क्वायर इज टू टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, एक आर कैंसल, तो ई जीरो स्क्वायर अपॉन फोर आर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था,
आपके पास एक्स एल और आर इक्वल बोला है और ईएमएफ का आपको फॉर्म दिया है। E इक्वल टू E0 cos ओमेगा टी हमको पता है। पावर इज ERMS IRMS cos phi। ओके, तो ERMS is E0 by root 2, IRMS is I0 by root 2, cos phi is R by Z from impedance triangle। ओके, तो E0 I0 R upon 2Z आएगा, तो I0 इक्वल टू E0 by Z आएगा। एंड देन यू सब्स्टिट्यूट दिस I0 की जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे एंड देन दिस सिंप्लीफिकेशन, तो आपको पावर मिल जाएगा E0 स्क्वायर R अपॉन 2Z स्क्वायर, बट Z is root of R square plus XL square, but XL and R is equal according to the given condition। तो Z स्क्वायर आपको मिल गया 2R स्क्वायर, वो 2R स्क्वायर आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको मिल गया A0 स्क्वायर बाई 4R, ऑप्शन नंबर सी। Next question. In the circuit shown in figure, neglecting source resistance, the voltmeter and ammeter reading will respectively be। okay, तो ये जो सर्किट दिया है इसमें सोर्स रेजिस्टेंस को, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सोर्स रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया तो वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग क्या आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट आर यहाँ पे 30 ओम दिया है, XL और XC दोनों इक्वल दिए हैं 25 ओम। इसका मतलब जब इम्पेडेंस की बात होगी तो इम्पेडेंस विल बी जस्ट इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL minus XC square, so it is going to be equal to just under root of R square, so equal to R। तो Z equal to R मतलब 30 ओम आएगा, राइट। आपको पूछा है वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग, तो इट इज सिंपल थिंग। हाउ डू यू फाइंड आउट I was V अपॉन Z, है ना। Z तो इक्वल टू R है, तो I इक्वल टू V बाय R, क्योंकि Z एंड R आर इक्वल। V कितना दिया है, सोर्स वोल्टेज कितना दिया है 240 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस कितना है 30, तो ये आ गया आपका 8 एम्पियर करंट। 8 एम्पियर करंट तो ऑप्शन नंबर डी में दिखता है हमको, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब 0 वोल्ट क्यों आएगा, तो ये अभी आपको सिंपल है। 0 वोल्ट क्यों आएगा, 0 वोल्ट इसलिए आएगा, वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर इसके और इसके अक्रॉस कनेक्ट किया है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि हाउ डू यू फाइंड आउट वोल्टेज, I इंटू जेड, है ना। अभी करंट 8 एम्पियर है, लेकिन Z मैं कौन सी ब्रांच में देख रहा हूं, मैं ये A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में देख रहा हूं। Z क्या आएगा, XL स्क्वायर माइनस दैट इज 0, तो इसलिए रीडिंग इन द वोल्ट मीटर विल बी 0 एंड रीडिंग इन द करंट मीटर विल बी 8 एम्पियर। तो I इज V बाय Z। ये V और ये V में कंफ्यूज मत होना, ये सोर्स वोल्टेज का V है और ये ए बी के अक्रॉस हमको फाइंड करना है, वो भी है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, इट इज 0 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the circuit shown in the figure, the AC source gives a voltage of 20 cos of 2000 t। Neglecting source resistance, the voltmeter and ammeter reading will be। Again the same type of question। तो वापस से बात वही है कि if you want to measure करंट, करंट कैसे मेजर करते हैं, अभी अभी आपने देखा। हाउ डू मेजर करंट, यू नो हाउ टू मेजर करंट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, सबसे पहले व्हेन यू राइट दिस इक्वेशन, आपको पता है कि पीक वैल्यू आपके पास 20 है और ओमेगा वैल्यू 2000 है, राइट।
क्यों? क्योंकि v इक्वल टू v0 cos ऑफ ओमेगा t, ऐसा एक क्वेश्चन हमने देखा था ईएमएफ के लिए। ये मिलने के बाद व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमको पीक वैल्यू अगर चाहिए करंट की, तो हमको पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को इम्पेडेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं पीक वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ? हम लोग पीक वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको याद है कि आरएमएस जो होता है वो पीक वैल्यू बाय √2 होता है। तो हमको फर्स्ट थिंग दैट एमीटर और वोल्ट मीटर गिव्स यू आरएमएस वैल्यू, वो पीक वैल्यू नहीं देता है आपको। तो आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर इज, इसका मतलब दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट आरएमएस वैल्यूज। तो अब हमको इम्पेडेंस निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ओके, बट आर आर आपके पास आएगा 10, क्योंकि ये 6 ओहम और ये 4 ओहम सीरीज में है। दे आर नॉट इन पैरेलल, दे आर इन सीरीज। ओके, सो दे आर इन सीरीज। और हम मुझे कैसे पता लगा सीरीज में? क्योंकि वो सीरीज में कैसे, ये तो वोल्ट मीटर एक्सटर्नल लगाया है आपने, यहाँ तो आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सोर्स तो आपका ऊपर कनेक्टेड है, तो सोर्स से देखोगे तो 6 ओहम देन अगेन 4 ओहम, दे आर इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपका 10 ओहम। एक्सएल कैसे निकालते हो? ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू 2000 है, इंटू इंडक्टेंस आपको यहाँ से दिख रहा है 5 मिली हेनरी है, तो 2000 इंटू 5 मिली हेनरी, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 10 पावर 3, 5 मिली हेनरी 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, मतलब ये भी आपका आ गया 10 ओहम। एक्ससी आपका 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, 1 अपॉन ओमेगा इज 2 इंटू 10 पावर 3, सी की वैल्यू 50 माइक्रोफैरड है, 50 इंटू 10 पावर माइनस 6, राइट, माइक्रोफैरड है। तो ये आपका जाएगा 100 और ये 10 पावर 3 मतलब 10 पावर 5, नीचे आएगा 10 पावर 5 और 10 पावर माइनस 6 मतलब 10 पावर माइनस 1, वो ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 10 ओहम अगेन। तो आपको मिल गया एक्ससी और एक्सएल इक्वल, मतलब इस केस में इम्पिडेंस होगा सिर्फ इक्वल टू आर। क्यों? क्योंकि एक्सएल और एक्ससी इक्वल है, तो ये टर्म कैंसल। हाँ बाय द वे, ये स्क्वायर को मैंने गलत जगह पे लिखा है, डजंट मैटर, इट शुड बी हियर। ओके, राइट। तो जब आप लिखोगे z, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब z इक्वल टू आर, मतलब 10 ओहम। तो आपको z की वैल्यू मिल गई 10 ओहम, तो आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा V0 बाय z। V0 था 20, z आया आपका 10, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट आई 2 एम्पियर। और आपको पता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2, तो 2 अपॉन √2 मतलब √2 मतलब 1.414 एम्पियर। तो 1.4 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी और डी में है। ओके, अब आपको बोला है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में जब रीडिंग की बात करोगे तो वापस से वही है, मैं इसको ए और बी पॉइंट बोल देता हूँ, मतलब मुझे ए बी के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। तो वोल्टेज ए बी, दिस इज वोल्टेज इन द वोल्ट मीटर, दिस इज करंट इनटू आर। कौन सा आर? 4 ओहम का आर, क्योंकि इसको तो ले नहीं सकते। और सिर्फ आर क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 मिली हेनरी और ये 50 माइक्रोफैराड का एक्सएल और एक्ससी दे कैंसल आउट, क्योंकि अल्टीमेटली मैं तो इसको लिखता है ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, लेकिन ये तो जीरो ही है, तो ये आई कितना है 1.4, आर कितना है 4, 4 इंटू 1.4, 14 4 द 56, 5.6 वोल्ट, 5.6 वोल्ट ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो वोल्ट मीटर एमीटर का रीडिंग मतलब आरएमएस वैल्यू पूछा होता है, और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हो, वी नो दिस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain circuit, current changes with time according to I equal to 2 root T RMS.
value of current between t equal to 2 and t equal to 4 will be, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें करंट इज वेरिंग एज 2 इंटू रूट टी। आपको पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन 2 to 4 सेकेंड विल बी। आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर, मतलब पहले तो आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर करते हो, स्क्वायर का मीन लेते हो, उसका रूट लेते हो। रूट मीन स्क्वायर ये उल्टा है, रूट मीन स्क्वायर ऐसा आता है वो। ओके, रूट फिर एवरेज, किसका एवरेज? स्क्वायर का एवरेज, स्क्वायर के एवरेज का रूट, रूट मीन स्क्वायर इन शॉर्ट। नाउ आपको रूट मीन स्क्वायर पूछा है बिटवीन 2 to 4, तो सबसे पहले मैं आई स्क्वायर का मीन निकाल लूंगा। आपको याद होगा आई स्क्वायर का मीन कैसे निकालते हो? अगर आपके पास 5 रीडिंग्स है करंट पे, तो आप आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई फाइव स्क्वायर अपॉन 5 ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे यू सी करंट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली विद टाइम, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन किसका? इंटीग्रेशन आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन ओवर टाइम, और आपको लिमिट्स पता है 2 to 4 अपॉन डी टी 2 to 4, क्योंकि ये एवरेज का डेफिनेशन है, ये हमने पहले भी लिया था, ये एवरेज का डेफिनेशन है। गुड, तो आपको मिल जाएगा आई स्क्वायर मीन, तो आई स्क्वायर मतलब 2 रूट टी का स्क्वायर मतलब 4t डी टी, 0 मतलब 2 to 4 आएगा यहाँ पे, अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन आएगा आपके पास t, डी टी का इंटीग्रेशन t आएगा फ्रॉम लिमिट्स 2 to 4। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सॉल्व दिस। तो आपको ये मिल जाएगा 4 आउटसाइड, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, 2 to 4 अपॉन ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये 4/2 और एक 2, ये अंदर का जो 2 है वो बाहर आएगा, तो टी स्क्वायर बिटवीन 2 to 4 कैंसल कैंसल, 16 अपर लिमिट 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 16 माइनस 4 मतलब 12। तो ये आ गया आपके पास आई स्क्वायर का मीन। हमको पूछा है आरएमएस, तो आरएमएस आपको मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर मीन, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज 4 into 3, 4 into 3 is 2√3, so 2√3 ampere is the correct value of RMS current between 2 to 4 सेकेंड। वैसे ही अगर आपको 1 to 4 बोला होता तो सिर्फ लिमिट चेंज होते, ओनली लिमिट यू हैव टू चेंज। बाय डेफिनेशन यू नीड टू नो दिस, ये डेफिनेशन होता है मीन का, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मीन। तो एवरेज वैल्यूज कैसे निकालते हो, दिस इज बाय डेफिनेशन, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A virtual current of 4 ampere and 50 hertz, मतलब करंट दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्लोज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल। तो कॉइल है सर्किट में, द पावर कंज्यूम इन द कॉइल इज 240 watt, if the virtual voltage across the coil is 100 volt, its inductance will be। तो well by the way, as you already know कि जब ऐसा बोला हो कि वर्चुअल करंट ऑफ 4 एम्पियर 50 हर्ट्ज, मतलब ये 4 एम्पियर करंट हमने कोई डिजिटल मल्टीमीटर या कुछ एमीटर लगा के मेजर किया होगा, मतलब ये आरएमएस वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, देन पावर कंज्यूम बोला है, तो यू शुड नो दैट पावर कंज्यूम P इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा पावर अपॉन आई आर एम एस स्क्वायर। पावर पावर जो है वो आपको 240 दिया हुआ है, आई आर एम एस 4 स्क्वायर मतलब 16, 240 by 16, 8 2 8
30 है, मतलब रेजिस्टेंस मिल गया आपको। ओवरऑल 15 ओम रेजिस्टेंस है, राइट। अब आप इम्पिडेंस भी निकाल सकते हो क्योंकि इसमें इंडक्टेंस भी है कॉइल में, है ना, बोला है ना, एक कॉइल है तो इंडक्टेंस तो होगा ही, और इंडक्टेंस पूछा है आपको। तो इम्पिडेंस कैसे निकालोगे? व्हाट इज जेड? बाय डेफिनेशन जेड इज वी बाय आई। पीक वैल्यू बोल सकते हो, पीक वैल्यू बाय पीक वैल्यू, या फिर आरएमएस वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। नॉर्मली जब आप इम्पिडेंस लिखते हो ना, तो नॉर्मली इम्पिडेंस में आप पीक अपॉन पीक ऐसा लिखते हो। तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इसको दोनों को डिवाइड बाय √2 कर दूं, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना, एडजस्टमेंट किया है। मतलब इन शॉर्ट, मैं ऊपर भी आरएमएस, नीचे भी आरएमएस, क्योंकि वी आरएमएस इज V0 बाय √2, सिर्फ √2 एडजस्ट किया है हमने। वी आरएमएस तो दिया ही है, बोला है ना 100 वोल्ट बोला है, तो इम्पिडेंस आपको मिल जाएगा 100 वोल्ट, और आरएमएस करंट है 4, तो इम्पिडेंस आएगा 100/4, दैट इज 25 ओम। तो आपको मिल गया इम्पिडेंस, है ना। हमको क्या फाइंड करना है? इंडक्टेंस। बट हमको ये पता है क्या कि कॉइल में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो फिर Z क्या आएगा? याद है आपको, Z² इक्वल टू R² प्लस, प्लस की माइनस, प्लस XL स्क्वायर। हाँ, XC नहीं है ना यहाँ पे, सो इनफैक्ट दिस इज लाइक दिस, लेकिन कैपेसिटेंस तो है नहीं, राइट। तो कैपेसिटेंस नहीं है तो Z² इक्वल टू R² प्लस XL स्क्वायर। Therefore, you will have XL square equal to Z² minus R square. Okay. Therefore, you will have XL equal to under root of Z² minus R square. But XL तो था आपका ओमेगा L, by definition XL is omega L, under root of Z² minus R square. तो omega is 2 pi times of frequency into L equal to जो भी आया है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ Z² माइनस आर स्क्वायर, तो L आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ Z² माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ M। Z 25 था, 25 का स्क्वायर 625 या 15 था, 15 का स्क्वायर 225, 225 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50 हर्ट्ज दिया, करेक्ट। ये आ गया अंडर रूट ऑफ 400 अपॉन 100 पाई। Under root of 400 is 20, 20 by 100 pi, 1 जा 5 जा 1 by 5 pi हेनरी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे, है ऑप्शन नंबर बी। तो ओवरऑल आपको पहले रेजिस्टेंस निकाला है हमने, फिर इम्पिडेंस निकाला है। क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमको L बोला है, हमको पता है L एक मतलब XL इक्वल टू ओमेगा L होता है, XL इक्वल टू ओमेगा L। तो ओमेगा मतलब इसको अदर वे अराउंड सॉल्व कैसे करते हैं? लेट मी गिव अ डिफरेंट अप्रोच, नॉट अ डिफरेंट अप्रोच बट इट इज जस्ट बॉटम टू टॉप बोलते हैं उसको। अभी जो भी अप्रोच हमने यूज किया है ये टॉप टू बॉटम है, इसका उल्टा अप्रोच, क्योंकि नॉट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको हमेशा फॉर्मूला याद रहेगा, बट इतना तो याद रहेगा कि हमको क्या फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है L, तो XL इक्वल टू ओमेगा L तो पता है ना। जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहते उनके लिए ये खास, ये तो पता है। फिर ये लिखते आएगा, गुड। बट XL, XL अभी देखा हमने अंडर रूट ऑफ Z² माइनस आर स्क्वायर, Z² माइनस आर स्क्वायर बाय ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ F, सीधा सीधा एक स्टेप में यहाँ पे। लेकिन अब आपको Z फाइंड करना पड़ेगा। तो Z फाइंड कैसे करते हो? तो Z फाइंड कैसे करते हैं हम लोग? बी RMS बाय आई RMS माइनस आर स्क्वायर। अभी R दिया है कि हमको? नहीं, तो R भी फाइंड करना पड़ा था। तो R जो था वो था पावर अपॉन आई RMS,
हाँ, तो ये इसका स्क्वायर होगा पावर अपॉन आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ एफ। ओके, तो अब वैल्यूज डालना है, दैट्स इट। तो सिंपल है, वैल्यूज डालोगे तो वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि वी आर एम एस इज 100, आई आर एम एस इज 4, पावर 240 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे। तो दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। तो ठीक है, अब ये अप्रोच यूज करो या जो मैंने बताया है वो यूज करो, इट्स द सेम थिंग, राइट? आर वी गुड? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सीरीज आर एल सी, मतलब एल सी आर, जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, और आपको बोला है इस सर्किट में R equal to XL equal to 2XC, the impedance of the circuit and phase difference between V and I will be, extremely simple question है। impedance मतलब Z, Z मतलब अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा R, मैं R ही लिखूंगा, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आंसर क्या है, इधर इन टर्म्स ऑफ R और इन टर्म्स ऑफ XC है, तो हम इन टर्म्स ऑफ R देख लेते हैं पहले। XL भी R है क्योंकि R एंड XL आर इक्वल, और XC जो है, XC जो है ये R/2 है, R/2 है ना ये, तो ये R/2 का स्क्वायर। तो इम्पिडेंस Z आपको मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस R/2 का स्क्वायर, मतलब ये आपको मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 4, मतलब ये आपको मिल जाएगा 5R स्क्वायर बाई 4, मतलब अंडर रूट ऑफ 5/2 टाइम्स ऑफ R, अंडर रूट ऑफ, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी में से एक। अब अगर आपको याद होगा तो वेल हियर XL is 2 times of XC, मतलब XL is greater than XC, है ना? अगर आपको थियरी याद है, इम्पिडेंस ट्रायंगल याद है, तो आपको ये भी याद होगा कि tan phi is XL minus XC by, जिनको याद नहीं है उनको याद दिला देता हूं, इम्पिडेंस ट्रायंगल ये R होता है, ये XL minus XC होता है, और ये इम्पिडेंस होता है Z। You can write it in two ways. You can either say this is impedance Z, or you can say it is E, but E लिखते वक्त I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, E is equal to IZ, or you can say this is EL minus EC, या फिर आप इसको लिख सकते हो XL minus XC। सिमिलरली ये आप लिख सकते हो R, या आप लिख सकते हो ER which is I into R, ये आ गया आपका फाई। तो जब मैं tan फाई लूंगा तो tan फाई होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो EL माइनस EC अपॉन ER, या फिर EL is IXL, EC is IXC, ER is IR, I cancel, XL minus XC by R। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, tan phi is equal to XL minus XC by R, क्योंकि XL was greater than XC, बट अगर उल्टा होता तो फिर XC minus XL by R लिखते, right? So in any case you have this। now XL is 2 times of XC, तो 2 times of XC minus XC upon R, R is 2 times of XC again, R is 2 times of XC, तो tan phi is equal to XC upon 2XC, cancel cancel, phi equal to tan inverse of half, option number B, root 5 R by 2 and tan inverse of half। So this is how you are supposed to solve this particular question। All right, next question,
2.5 by pi microfarad capacitor and 3000 ohm resistance are joined in series to an AC source of 200 volt and 50 per second frequency, मतलब 50 hertz frequency है. The power factor of the circuit and power dissipated in it will be. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. दिया क्या है? कैपेसिटर दिया है 2.5 by pi माइक्रोफैरड, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया है 3000 ओहम, उसके बाद ये 200 वोल्ट, मतलब आपको पता है कि ये आरएमएस वैल्यू होती है 200 वोल्ट. 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ दिया है 50 हर्ट्ज, 50 पर सेकेंड. एंड यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दैट पावर फैक्टर इज cos phi equal to r by z. दिस इज पावर फैक्टर. ओके, तो z कैसे फाइंड करेंगे? तो z आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे XL नहीं है, क्योंकि ये सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है. तो z इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इज 3000, उसका स्क्वायर 9 इंटू 10 पावर 6. XC इज 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर. तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले ही XC को फाइंड करके रखते हैं so that it will be easier for us to do further calculations. तो XC is 1 upon omega C. Omega is 2 pi times of frequency into C. तो ये आपके पास आ गया XC is equal to 1 upon 2 pi, frequency 50 हर्ट्ज है, ये 2.5 by pi है, माइक्रोफैरड है ऑफ कोर्स, 10 पावर -6 आएगा यहाँ पे. तो so pi कैंसिल, 50 इंटू 200 है ना, नीचे यहाँ पे 50 इंटू 200 और ये 10 पावर -6, मतलब 100 इज 10 पावर 2 और 10 पावर -6 10 पावर -4. तो ये आपका आ गया 1 अपॉन 2.5 इंटू 10 पावर -4. ओके, इसको हम ऐसा करेंगे, मैं लिख दूंगा इसको, ये पॉइंट भी हटा लूंगा मैं 2.5 का. तो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर एज 25 इंटू 10 पावर -5. ऊपर जाएगा तो +5 मतलब 100 इंटू 10 पावर 3 बाय 25, 1 जा 4 जा, तो 4000 ओहम आपके पास XC की वैल्यू है. तो इसका स्क्वायर करेंगे अब, मतलब 16 इंटू 10 पावर 6, मतलब इट विल बी अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 10 पावर 6, मतलब 5 इंटू 10 पावर 3, 5000 ओहम का इम्पिडेंस है. अभी इम्पिडेंस मिल गया तो फिर पावर फैक्टर मिल जाएगा R बाय Z, और R तो दिया ही था 3000, और ये आ गया आपके पास 5000. 3 by 5, 3 by 5 is 10 by 6 by 10, 6 by 10 is 0.6, तो 0.6 मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी में से एक पावर फैक्टर मिल गया. हमको क्या चाहिए? और पावर कंज्यूम्ड. पावर कंज्यूम का फॉर्मूला पता है हमको, यस, VRMS IRMS cos of phi, राइट. अब VRMS तो दिया है 200, VRMS हमको दिया है, बट IRMS कहाँ दिया है? तो फिर IRMS नहीं दिया है तो IRMS की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे VRMS by Z cos of phi. क्यों? since what? Since VRMS is IRMS times impedance, तो इसलिए IRMS VRMS by Z. तो यह आ जाएगा आपके पास VRMS स्क्वायर अपॉन Z cos of phi. अभी VRMS 200 है, पता है, 200 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 पावर 4, इम्पिडेंस 5000 आया था,
cos फाई पावर फैक्टर 0.6 आया था, है ना, 0.6 या फिर 3/5, सो 0.6। तो वैसे भी मतलब दिस इज व्हाट 4/5 इज 8/10 मतलब पॉइंट। ये नीचे का और ये ऊपर का एक बचेगा 10 इंटू 0.6, तो यह आ गया आपका 8। 0.8 इंटू 10 इज 8। 8 इंटू 0.6 इज 4.8। 4.8 वैट। ऑप्शन नंबर सी 0.6 एंड 4.8 वैट। तो पावर फैक्टर cos फाई आर बाय जेड होता है। इम्पिडेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इम्पिडेंस में एक्स सी की जरूरत पड़ेगी, एक्स सी इज 1/ओमेगा सी। फिर पावर निकालना है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर। तो दैट्स इट। आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाय जेड, तो आपको मिल गया वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड इंटू कॉस ऑफ फाई एज पावर कंज्यूम्ड। तो 4.8 वैट पावर कंज्यूम हुआ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A group of electric lamps having a total power rating of 1000 watt is supplied by an AC voltage of E equal to 200 sine of 310 t plus 60 degree. RMS value of the circuit current is। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स हैज अ टोटल पावर रेटिंग ऑफ 1000। तो टोटल पावर रेटिंग ऑफ 1000, तो ये आपको मिल जाएगा। आपको पावर पता है ना, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, राइट। अब ऐसा है कि ये वैल्यू जो होती है ये पीक वैल्यू होती है। जब आपको साइन और कोसाइन फॉर्म में दिया हो तो ये एम्पलीट्यूड होता है, मतलब ये पीक वैल्यू होती है। अगर आपको बोला है कि डायरेक्टली 200 वोल्ट, साइन कोसाइन कुछ नहीं बोला है, तो वो आरएमएस वैल्यू होती है, क्योंकि वो वोल्ट मीटर में जो अपीयर होता है वो आरएमएस होता है। तो ये मैं इसको V0/√2 और इसको I0/√2 cos फाई ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये आ गया आपके पास V0 I0√2 is 2 cos of फाई। नाउ दिस इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि P बोला है 1000 वैट, है ना, पावर रेटिंग ऑफ 1000 बोला है ना। देन हाफ V0 हमारे पास है कितना, 200। I0 की वैल्यू हमको पता नहीं है, पता होती तो फिर डायरेक्टली I0/√2 करके आरएमएस निकाल लेते। मतलब I0 हमको लगने वाला है यहाँ पे। कॉस ऑफ फाई मतलब कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि ये वैल्यू होती है आपकी फाई की। याद है क्या इक्वेशन, E इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। हाँ, तो 60 डिग्री है। तो ये आ गया आपका 1 ये आ गया 5। ओके, देन this is 5 into 2 10। I0 cos 60 is half, तो I0 is 20। I0 20, तो IRMS is I0/√2 मतलब 20/√2 मतलब 10 into 2, तो 10 into √2 into √2/√2 कैंसल मतलब 10√2 एम्पियर। आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये एग्जांपल्स नीट जैसे एग्जाम में ऑलरेडी आए हैं। व्हाट इज सो डिफिकल्ट, सिंपल। इसलिए ईएमआई और एसी सर्किट से डरना छोड़ो, सबसे सिंपल है ये। ऑफ कोर्स सबसे सिंपल नॉट इन मैकेनिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे के पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। A series AC circuit containing inductor, capacitor and resistor मतलब LCR सर्किट है, is driven by an AC source of 24 वोल्ट and 50 हर्ट्ज। 24 वोल्ट कैसे होगा यहाँ पे, आई डोंट नो, लेट मी चेक। ठीक है, अभी 24 ही है, यहाँ पे भी 24 ही है, ठीक है। 50 हर्ट्ज। द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन 60 सेकेंड्स इज। एनर्जी डिसिपेटेड, तो सबसे पहले आपके पास रेजिस्टेंस क्या है, 60 ओम। आपके पास
कैपेसिटर की वैल्यू आपको दी है 120 माइक्रोफैरड और आपको इंडक्टेंस की वैल्यू दी है 20 मिली हेनरी। आपको 24 वोल्ट का मतलब आरएमएस वैल्यू है, ऑफ कोर्स। फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 50 हर्ट्ज और टाइम 60 सेकेंड्स। ये सारा डेटा आपको दिया है। अभी एनर्जी डिसिपेटेड तो हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि एनर्जी डिसिपेटेड इज वेरी सिंपल थिंग। ओके, कैसे निकालोगे? व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज पावर? एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना? पावर इज एनर्जी पर, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पावर इज वीआरएमएस आईआरएमएस cos ऑफ फाई। तो फॉर्मूला इंस्टेंटली बनना चाहिए, तब समझोगे करना क्या है यहाँ पे। बट देयर इज वन मोर थिंग दैट वी डिड नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन, वो करना पड़ेगा। यहाँ पे XL और XC कैंसल आउट नहीं होते, तो पहले देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे? पहले हम ये देखेंगे कि XL ज्यादा है या XC ज्यादा है। तो XL इज ओमेगा L, 2 पाई फ्रीक्वेंसी L, 2 पाई 50 और L 20 मिली। ओके, तो ये आपके पास आ गया। दिस इज सिंपल, 50 इंटू 20 इज 1000, है ना? तो 10 पावर 3 और ये 10 पावर 3 गया, 10 पर प्लस 3 और 10 पर माइनस 3 गया। तो ये 2 पाई ओहम। मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, मैं इसको 6.28 बोल सकता हूं, बट नहीं कर रहे हैं हम लोग। XC is 1 upon omega C, omega is 1 upon 2 pi f, C is 120 माइक्रो। ओके, तो ये आपका पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 50 इंटू, ये 50 है, इंटू 120 इंटू 10 पावर माइनस 6। दिस इज 12 5 जा 60, 0 और 0 6000, 6000। ओके, तो 1 अपॉन 6 इंटू 2 12, 12 पाई इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर माइनस 6। मैंने बाकी कैलकुलेशंस छोड़ दिए बेसिकली, ठीक है। एनीवेज, तो ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 3 जो ऊपर जाएगा, 10 पावर प्लस 3 होगा, 10 पावर प्लस 3 मतलब 1000 बाई 12 पाई, तो 500 बाई 6, 500 बाई 6, 250 बाई 3, 250 बाई 3 पाई, 250 बाई 3 पाई। ओके, नाउ अब हमको करना ही पड़ेगा बिकॉज वी नीड टू कंपेयर। वैसे हो ही गया है वो, 3 इंटू 3 रफली 9, तो ये रफली रफली आपका 250 बाई 25, 250 बाई 10 मतलब 25 है रफली रफली XC, और ये आपका 6.28 आ रहा है। तो हियर व्हाट यू नोटिस इज therefore XC is greater than XL। मतलब डायग्राम कैसे बनेगा? ये ER है, ये EC माइनस EL मतलब XC माइनस XL, और ये इन सब का रिजल्टेंट। तो दिस इज E और यू कैन से Z, this is EC minus EL or you can say XC minus XL, this is R और ER, ये ER या R है। okay, so one of these, so this is either ER or R and this is angle phi। और ये जो साइड है you know already, this side will be again XC minus XL। why did I do this? पूछा क्या था? एनर्जी डिसिपेटेड, है ना? We know that power is energy per unit time। इसका मतलब एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, बट पावर इज VRMS IRMS cos of phi, right? VRMS IRMS is VRMS upon
z हमने अभी अभी यूज किया था in one of the last questions. Cos phi is adjacent side upon hypotenuse, है ना? Adjacent side upon hypotenuse मतलब r by z, वो हमेशा r by z ही आता है. ये डायग्राम की जरूरत नहीं थी, जस्ट टू कंफर्म कि ऐसा ही आता है. तो ये आ गया आपके पास VRMS स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर और ये आ गया r. डू वी नो VRMS? यस, दिया है वहां पे VRMS कितना 24 अपॉन z स्क्वायर, रेजिस्टेंस भी दिया ही है हमको, तो z स्क्वायर निकालना पड़ेगा. z स्क्वायर क्या आएगा? r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का स्क्वायर इनटू r. So I'll have to substitute all this value to find out energy dissipated. तो VRMS 24 है, 24 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, कितना होता है? 576. स्क्वायर्स पता होना चाहिए. 576 अपॉन r स्क्वायर इज 60 स्क्वायर प्लस xc. xc कितना आया था आपके पास? 250 by 3 pi. 250 by 3 pi minus 2 pi स्क्वायर और r is 60. तो 576 into 60 अपॉन 3600 प्लस, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है, जाएगा तो जाएगा. 250 माइनस 3 into 2 6 पाई स्क्वायर अपॉन 3 पाई का स्क्वायर, मतलब 576 into 60 अपॉन 3600 प्लस 250 माइनस 6 पाई स्क्वायर को रफली 10 ले सकते हो. 250 माइनस 60 190 by 3 पाई का स्क्वायर, है ना? पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 3, रफली 10 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि करना ही पड़ेगा अदरवाइज बहुत लंबा जाएगा सॉल्यूशन. ओके, तो 19 स्क्वायर आ गया नीचे, तो आपको मिल गया 576 इंटू 60 अपॉन 3600 प्लस 19 स्क्वायर. 20 square is 400, 19 square is 381. रफली 381 या 360 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है. रफली 380 381 जो लिखना होगा. I would prefer to write it 360. बहुत रफ चल रहा है हमारा, कुछ कर नहीं सकते, करना पड़ेगा. 3600 was कैसे लिखोगे इसको? 360 कॉमन निकाल लो, 360 कॉमन निकाल लो. 10 प्लस 1 1 जा 6 जा 576 अपॉन 6 इंटू 11 66 मतलब. तो मैं इसको 66 लिखता हूँ. 66 1 जा 66 10 जा, ऊपर 660 होता तो उससे कम है, मतलब 10 से कम है. बाप रे. तो इन 60 सेकेंड्स बोला है हमने, t की वैल्यू तो डाली ही नहीं है यहाँ पे. t 60 सेकेंड ये हमारा रह गया. तो इंटू 60 और तो इंटरेस्टिंग बन जाता है अब ये. तो ये 60 स्क्वायर आ जाएगा आपका. 60 स्क्वायर तो ये आपका 60 स्क्वायर है. तो 60 स्क्वायर है तो गया, तो इंटू 60. ओके, तो नाउ you have to do all these calculations. Unfortunately 5 point something into 10 power 2, है ना? A और C में से एक. तो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं, पर डेफिनेटली अप्रोच में कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए.
और वैसा ही होगा। तो क्वेश्चन वाज गुड, JEE मेन 2019, right? So this kind of questions can be asked to you as well with less calculations. Good. Next question. In a series LR circuit, मतलब यहाँ से कैपेसिटर गायब है, पावर ऑफ 400 वैट इज डिसिपेटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, VRMS दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज पॉइंटेड मतलब cos phi R/Z वो दिया है। In order to bring the power factor to unity, मतलब cos phi की वैल्यू 1 करनी है, a capacitor of value C is to be added in the series to L and R, taking the value of C as n upon 3 pi microfarad, then the value of n is. Good question. This is again from JEE Main 2020. तो हम लोग सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमको पता है, एटलीस्ट ये पता है कि हमको दैट P is VRMS square by Z cos phi, VRMS IRMS cos phi, है ना? तो IRMS is VRMS by Z, तो हमने किया ना, ये डिराइव किया ना थोड़ा टाइम पहले ही तो बताया था। ये देखो, ये पावर VRMS cos phi by Z, तो हमको ऑलरेडी इतना पता है, दिस इज अजम्पशन। गुड। अब पहले पावर कितना कंज्यूम्ड हुआ वो देखना पड़ेगा। तो बाय द वे पावर कितना था 400 वैट, VRMS कितना था इनिशियली 250, 250 का स्क्वायर अपॉन Z, cos phi कितना था 0.8, है ना, 0.8 था। तो यहां से आपको इम्पिडेंस की वैल्यू मिल जाएगी, इम्पिडेंस की वैल्यू मिल जाएगी आपको, दिस इज 250 into 250 into 0.8 is 8/10 और ये 400। मैं इंटेंशनली ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेट करना इट इज सिंपलर देन अदर थिंग्स, तो कर सकते हो। ये 5 की फैक्टर्स में ही है, 5 55 58 है ना, कैंसल 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 कैंसल, 125 ओम, 125 ओम इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। गुड, राइट। अब इससे मेरा क्या फायदा हुआ? इससे हमारा ये फायदा हुआ कि इम्पीडेंस हमको मिल गया 125 ओम, बराबर। सर्किट में पहले क्या था, L और R था, L और R था। तो कैन आई से cos phi is equal to R by Z? We can always say that. Cos phi कितना था 8/10 मतलब 0.8, R by Z, Z कितना है 125, 2 जा 5 2 जा, and this is 525, 1 जा 4 जा, है ना। तो R आपको मिल गया 100 ओम, R 100 ओम मिल गया आपको। तो R की वैल्यू मिल गई 100, तो XL की भी मिल जाएगी। कैसे फाइंड करते हो XL? Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो XL स्क्वायर इज Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, मतलब 125 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, तो ये आता है आपका XL स्क्वायर समथिंग समथिंग, जो भी आएगा, बट आई एम मोर वरीड अबाउट डायरेक्ट स्क्वायर रूट्स। तो बिकॉज आई नो दिस 125 का स्क्वायर मैंने बताया था वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। ये 12 है, 12 का अगला नंबर 13, 12 into 13 is 156, 15625 स्क्वायर आ गया इसका, माइनस 100 स्क्वायर। जिसको नहीं पता है पता कर लो, काम में आएगा। 125 का स्क्वायर कैसे निकालते हो? पहले तो 5 का स्क्वायर लिख दो, फिर ये नंबर लो 12, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 12 into 13, 12 into 12 144 है, इंटू 13 मतलब और एक 12 ऐड करना पड़ेगा, 156, 15625,
माइनस वहां पे 100 का स्क्वायर था, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, तो 5625 बचता है। ये 75 आता है इसका रूट, 75 आता है। तो ये पता होना चाहिए आपको, दिस इज बेसिकली 5625 का स्क्वायर रूट। मैं यहां से स्क्वायर हटा देता हूं, एंड दिस विल आल्सो गो अंडर स्क्वायर रूट। तो ये आ गया आपके पास 75, राइट। गुड। ये एक तरीका है। एक और तरीका था, अगर आपको अच्छे से इम्पेडेंस ट्रायंगल समझा है तो, नहीं समझा है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या क्या था सर्किट में? आर और एल। आर तो हमेशा यही होता है, और एल, 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 ये आ गया आपका ई एल, है ना। ये ई एल है, ये ई अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो ई आर है। देखो कंफ्यूजन रखना ही नहीं। सो लेट मी गिव यू अ शॉर्टकट देन। This is always the direction of current or ER. क्यों ER? Why ER? Why ER का डायरेक्शन क्यों है ये? क्योंकि क्योंकि अगर एक एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो करंट लीड या लैग नहीं होता है, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे करंट का डायरेक्शन फिक्स कर दिया था। और जब सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया तो करंट और ईएमएफ लीड लैग नहीं होता है। और रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या है सर्किट में? इंडक्टर। तो इंडक्टर के केस में ईएमएफ लीड होता है। तो ये जो रेड एरो है यहाँ पे, दिस रेड एरो इज ई एल विच इज आई एक्स एल। ये यहाँ पे कैपेसिटेंस है क्या? नहीं है, कैपेसिटेंस नहीं है। तो रिजल्टेंट जो भी होगा वो इन दोनों का ही होगा, इन दोनों का ही होगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए दैट दिस साइड इज ई एल विच इज आई एक्स एल, और ये आपका आ गया फाई, और ये है ई इज इक्वल टू आई जेड। तो जब आप कॉस फाई करोगे तो आर बाय जेड आएगा वापस से, राइट। तो जेड आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पे। तो फ्रॉम दैट इटसेल्फ थोड़ा सा सोचो घर पे आके इसको, हाउ कैन यू सॉल्व दिस, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। डायरेक्टली आपको मिल जाएगा एक्सेल का वैल्यू फ्रॉम दिस डायग्राम विच हैपेंस टू बी 75। थोड़ा सा खुद को काम करना पड़ेगा, नॉट एवरीथिंग यू विल लर्न हियर। तो इन शॉर्ट अभी तक क्या किया हमने, हमारे पास जो गिवन डेटा था उस पे से हमने z, और उस पे से हमने r, और उस पे से हमने xl, ये तीन चीजें फाइंड कर ली फ्रॉम द फर्स्ट केस। क्योंकि पहले केस में cos फाई की वैल्यू 0.8 दिया है पावर फैक्टर। अब इससे क्या मिला, इस चीज से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अब क्या बोला है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू यूनिटी, a capacitor of value of C is added in the series to L and R, taking the value of C as n upon 35 microfarad, the value of n will be. Now, how do you solve from here onwards? Xc is 1 upon omega C, right? Xc is 1 upon 2 pi f into C. Do we know f? 50 hertz. XC का प्रॉब्लम है, you don't know what is XC. You know, but you don't know. You know because it is in the hidden form, but you don't know because you cannot think of it. Cos phi equal to R by Z equal to 1. ऐसा बोला है ना सेकंड केस में? नहीं, सेकंड केस में बोला है कि नहीं? In order to bring the power factor to unity, मतलब cos phi की वैल्यू 1 करनी है, मतलब R equal to Z करना है। Exactly. R equal to Z कब होता है? This implies
that they are telling you that XL is equal to XC होता है, और इसलिए मैंने यहाँ पे XC लिखा है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में XL लिख सकता हूँ। ओके, तो cos फाई की वैल्यू 1, मतलब वो बता रहा है आपको कि R इक्वल टू Z है, मतलब XL और XC की वैल्यू सेम है। तो अभी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये कितना आएगा फिर? ये 75 आएगा। गुड। ये 1/2 पाई f इज 50 और c की वैल्यू उन्होंने बता के ही रखी है, n/3 पाई, n/3 पाई, पाई पाई कैंसिल। तो 75 इंटू 100 है ना, अपॉन 3 इक्वल टू 1/n, क्योंकि ये 3 जो था ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर गया और ऊपर से यहाँ पे नीचे आया। गुड। ओके, तो आपको मिल जाएगा 1/n लाइक दिस। ये 1 जा, ये 25 जा। गुड। तो ये आ गया आपके पास n इक्वल टू 1/25 इंटू 100। गुड। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व आप डेफिनेटली कर सकते हो, ये मुझे पता है। तो इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे और आंसर क्या आएगा, दैट इज यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ऑप्शन लिखे नहीं है, तो इसको सॉल्व करो। तो यू कैन जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, 1/25 को मैं 100/25 लिख देता हूँ, और इसको 10^2 की जगह पे 10^4 कर देता हूँ, है ना। तो n इक्वल टू 4 इंटू 10^-4, ऐसा आंसर आएगा। बिकॉज आई डोंट हैव द आंसर टू दिस, ये क्वेश्चन वेरी रिसेंट एग्जाम से है, तो आई डो नॉट हैव आंसर टू दिस। गुड, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ module 8. From tomorrow we are going to start with next module.